Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu analysis of 12th and 13th of December 2023. 12 और 13 दिसंबर 2023 के एनालिसिस देखेंगे। दोनों दिन बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आइटम्स आए हैं। एक एक करके हम दोनों दिन का न्यूज़पेपर से ही एनालिसिस देखेंगे। मैं आपको कोई शॉर्टकट तरीके से नहीं बताऊंगा न्यूज़, क्योंकि अच्छी न्यूज़ आइटम्स थे, वो देख लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कल के हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रंट पेज की न्यूज़ आइटम से शुरुआत करते हैं। जैसे कि 12 तारीख थी कल, तो सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स रिपील ऑफ जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस। तो 2019 में जो काम किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि आर्टिकल 370 को रिपील कर दिया गया था, यानी कि हटा दिया गया था, उसको अपहोल्ड किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन यस्टरडे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेसिडेंट हैज़ वैलिडली एक्सरसाइज द पावर इन रिमूविंग द स्पेशल प्रिविलेजेस अंडर आर्टिकल 370, यानी कि आर्टिकल 370 के अंदर जो प्रेसिडेंट ने अपनी पावर यूज़ किया वो वैलिड है, दैट द यूज़ इज़ वैलिड। हाँ, तो एक तो पहली चीज़ ये कही गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने कहा गया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड कैन बी डन फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। तो रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड विल बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट। एंड उन्होंने कहा कि इलेक्शंस जो हैं वो 30 सितंबर 2024 यानी कि 2024 30 सितंबर तक आपको इलेक्शन करने हैं जम्मू कश्मीर के। तो दैट इज़ द सेकेंड थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इस इन्होंने एक और चीज़ कही कि डिसीजन टू कार्व आउट द यूटी ऑफ लद्दाख इज़ ऑल्सो वैलिड। तो कोर्ट ने ये भी ऐड किया कि लद्दाख को कार्व आउट करने वाला डिसीजन भी सही था। तो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। की टेक अवेज हम देख लेते हैं डिसीजन का। तो जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट हैव एनी इंटरनल सॉवरेनिटी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स। क्लियर कट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एंड स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 इज ऑनली अ फॉर्म ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म मतलब कि ये सिमेट्री में नहीं है, दूसरे स्टेट्स को वो पावर नहीं है, हम केवल एक जम्मू कश्मीर को पावर नहीं दे सकते। एंड दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। दूसरा उन्होंने कहा कि फ्रॉम इट्स हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इट इज क्लियर दैट आर्टिकल 370 इज ऑनली अ टेम्पोररी प्रोविजन। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से ये भी हम जानते हैं कि आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन है। एंड प्रेसिडेंट जो एक्सरसाइज किया है पावर अंडर आर्टिकल 370 सबसेक्शन 3 कैन यूनिलेटरली इशू अ नोटिफिकेशन दैट आर्टिकल 370 सीजेस टू एग्जिस्ट। तो जो पावर यूज की है प्रेसिडेंट ने वो आर्टिकल 370 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत यूज की है टू यूनिलेटरली डिक्लेयर दैट आर्टिकल 370 नो लॉन्गर एग्जिस्ट। एंड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिसॉल्व्ड इट डिड नॉट अफेक्ट द प्रेसिडेंट्स पावर टू डिक्लेयर इट इनऑपरेटिव। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हुई थी तो उसने ये पावर नहीं खत्म की थी, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है। तो काफ़ी बड़ा फैसला है, काफ़ी सिग्निफिकेंट रूलिंग है। जो मैंने चीज़ें आपको बताई वो आप याद रखिएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये तो रही कल के एक इंपॉर्टेंट एक्ट की बात। आज की हम इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड, इसलिए मैं लगातार आपको बता दूं। लोकसभा ने पास किया बिल फॉर वुमेन कोटा इन जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी। तो अब लोकसभा ने, जैसे आप सबको पता होगा कि अभी 106th अमेंडमेंट एक्ट आया था। 106th अमेंडमेंट एक्ट लिख लीजिएगा। 106th अमेंडमेंट एक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है 33% रिजर्वेशन टू द वुमेन कैंडिडेट, है ना। 33% रिजर्वेशन टू द वुमेन कैंडिडेट इन द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज, ठीक है। और अब इन्होंने ऐड किया है, जो लोकसभा ने पास किया है, बिल्स टू एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन टू एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ 106th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 33% रिजर्वेशन देता है टू द वुमेन कैंडिडेट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज टू द यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में एक्सटेंड किया जा रहा है ना। एंड सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि आर्टिकल 370 को वैलिड कर दिया, तो ये भी काफ़ी बहुत वन वे मतलब एक तरीके से कहना चाहिए डिसीजन था, जो कि लोकसभा द्वारा लिया गया। यूनानिमसली था। ऑब्वियसली बात है, जब वुमेन रिजर्वेशन की बात है तो वो भी यूनानिमसली ही हो रहा है। एंड प्रोविजंस फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय पार्लियामेंट बाय अमेंडिंग द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो 2019 का जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको अमेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ये दिया जा सकता है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। वुमेन कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन की बात आप ये भी याद रखेगा, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज टू। और आज की न्यूज़ आइटम्स देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है।
सो लेट्स मूव अहेड। पीछे से स्टार्ट करें तो यहाँ पे विल एआई कैनवेजर डिसीव वोटर्स। अब यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेट शामेन डेनियल्स जो है ही इज़ रनिंग अ कैंपेन फॉर कांग्रेस, जिसमें ही बिकॉज ही इज आइंग अ सीट हेल्ड बाय द ट्रम्प अलाइंड रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव स्कॉट पेरी, एंड यही सीट अब डेमोक्रेट शामेन डेनियल्स को चाहिए। तो इसके लिए डेनियल्स ने क्या यूज़ किया है, एशले का यूज़ किया है। एशली या एशले, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज दिस एशली या एशले, तो इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैंपेन वॉलंटियर। याद रखिएगा, आर्टिफिशियल एआई कैंपेन वॉलंटियर। तो अब यहाँ पे देखो कि एक नया आयाम मिल गया है पॉलिटिकल, उसमें भी एआई का यूज़ आप बहुत जगह लिख सकते हैं। एआई का यूज़ आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से तो लिख सकते हैं, डेटा थेफ्ट यानी कि साइबर अटैक के पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं, साइबर डिफेंस के पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं। पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं एआई के। पॉलिटिकल इम्पैक्ट में जैसे अब ये कैंपेनर के रूप में, वॉलंटियर कैंपेनर के रूप में एशले का यूज़ किया गया है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अ टिपिकल रोबो कॉलर, कि मतलब आप नहीं कि आपने आवाज़ उठाई और उसने कहना शुरू कर दिया कि प्लीज़ वोट फॉर दिस एंड दिस कैंडिडेट। ये एक समझ लीजिए एआई जनरेटिव एआई है। जनरेटिव एआई मतलब कि जो कि रिस्पॉन्स जनरेट कर सके, आइदर टेक्स्ट फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। तो ये एशले जो है काफ़ी पावरफुल जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ हैविंग इनफिनाइट नंबर ऑफ कस्टमाइज्ड वन टू वन कन्वर्जेशंस। तो वन टू वन कस्टमाइज्ड कितने भी कन्वर्जेशंस ये कर सकता है एट द सेम टाइम, एंड इट इज़ वन ऑफ द फ्यू एग्जाम्पल्स वेयर जनरेटिव एआई कैन बी यूज्ड फॉर दिस पॉलिटिकल कैंपेनिंग एंड ऑल। एक काफ़ी बड़ा यूज़ है, ठीक है। एंड डी फेक्स और बाकी सारी चीज़ तो हम जानते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द न्यू वेरी इनोवेटिव टाइप ऑफ आइडिया दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड राइट डाउन इन द मेन्स आंसर, या फिर अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आप इसका यूज़ बता सकते हैं, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला है बेस इफेक्ट्स बूस्टेड आईआईपी ग्रोथ टू 11.7% इन अक्टूबर। हाँ, सबसे पहले बेस इफेक्ट की बात कर लेते हैं। बेस इफेक्ट क्या होता है? तो बेस इफेक्ट अगर मैं बोलूँ आपको, तो बेस इफेक्ट मतलब कि रेफरेंस पॉइंट जब आप ले रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट आपकी ग्रोथ पे पड़ता है। मतलब कि अगर मान लो आपका जो रेफरेंस पॉइंट है, अगर वो आपने बहुत छोटी वैल्यू का लिया है, बहुत ही कम लिया है, अगर रेफरेंस आपका 5 है मान लो, तो अगर हम केवल 10 पे पहुंच जाए अगर ग्रोथ, तो आपकी कितने मतलब 100% की ग्रोथ हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, 5 से बिल्कुल डबल हो जाएगा ना, तो 10 की मतलब 100% ग्रोथ है। बट वही अगर 10 से 15 हो जाती है, मान लो 10 to 15 हो जाती है, तो वहाँ पे परसेंटेज आपको बहुत कम मिलेगा, मतलब 50% की ग्रोथ मिलेगी, जबकि ग्रोथ की वैल्यू आपको ज़्यादा दिख रही है। बट चूंकि बेस बड़ा है इसलिए वहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं दिख रही। बेस अगर बहुत कम है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रही है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको समझना, बेस इफेक्ट का मतलब। दूसरा, आईआईपी की बात की गई तो आईआईपी के कंपोनेंट्स की बात कर लें। आईआईपी में लगभग कंपोनेंट्स की बात करें तो 8 कोर इंडस्ट्रीज जो कि 40% आईआईपी का वेट बनाती हैं। एंड इसके अलावा इसमें आपका जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं वो हैं रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। आईआईपी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है ब्रॉडली, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिएगा 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, प्लस आर्ट्स। ये जो कोर सेक्टर्स हैं वो इसके अंदर हैं। कोर सेक्टर्स आईआईपी का केवल 40% ही बनाते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि आईआईपी में याद रखिएगा कि आईआईपी का जो बेस ईयर है 2011-12 है, 2011-12 इज द बेस ईयर फॉर आईआईपी। कलेक्ट कौन करता है आईआईपी को, तो इस समय पब्लिश कौन करता है? एनएसओ, याद रखिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो वो इसको निकालती है। पहले सीएसओ निकालता था मंथली बेसिस पे, बट सीएसओ जो कि मर्ज हो गया है विद द एनएसओ, है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अच्छा, एनएसओ के पहले भी एनएसएसओ था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था, वहाँ से एनएसओ में शिफ्ट हुआ, फिर इसको मर्ज कर दिया गया सीएसओ के साथ, है ना। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी किक्स ऑफ ग्लोबल एआई समिट। नाउ दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीएआई समिट की हम बात कर रहे हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये आया कब, तो जून 2020 में इसको बनाया गया, 2020 में इसको बनाया गया था। एंड अभी नवंबर 2022 में सबमिट हो रहा था,
तो वहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट किया गया एज द इनकमिंग काउंसिल चेयर ऑफ GPAI। तो 2022 में सिलेक्शन किया गया था इंडिया का एज द इनकमिंग काउंसिल चेयर ऑफ द GPAI। GPAI मतलब कि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। एंड इंडिया विल टेक ओवर एज द लीड चेयर। अब ये 12 से 15 दिसंबर के बीच में ये जो सबमिट हो रहा है यहाँ पे लीड चेयर के रूप में ले लिया है। एंड ये जो है 2024-25 तक सपोर्ट चेयर के रूप में रहेगा, आउटगोइंग सपोर्ट चेयर के रूप में 2024 तक रहेगा, ये 24-25 तक। एंड इंडिया इज होस्टिंग दिस 3 days GPAI समिट। 12 से 14 दिसंबर तक ये हो रहा है। 29 मेंबर्स ऑफ दिस GPAI आर देयर। 29 मेंबर्स हैं GPAI के अंदर जो कि यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, याद रखिएगा। एंड इसमें हम एक और चीज़ बता दें, GPAI बेसिकली ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर AI जो है एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है विच एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑन AI। इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, रिसर्च, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है इस प्लेटफॉर्म पे। 2020 में लॉन्च किया गया था। 15 मेंबर थे तब इसके, 15 मेंबर थे तब इसके। इसका जो आइडिया डेवलप हुआ था वो G7 से डेवलप हुआ था। आज GPAI के अंदर 29 मेंबर्स हैं। एक बार मैं आपको 29 मेंबर्स के नाम बता दूं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क। मतलब ABC से 2-2 हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया A से है, B से ब्राज़ील और बेल्जियम है, C से कनाडा एंड चेक रिपब्लिक है, D से डेनमार्क है। देन E से एक भी नहीं है, F से फ्रांस है, G से जर्मनी है, I से फिर 4 है, इंडिया, आयरलैंड, इजराइल और इटली। चूँकि हमारा इंडिया बहुत हैवी है तो इसलिए है सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा तो नहीं, S से बहुत ज़्यादा है, लेकिन 4 फिर भी इंडिया से हैं। इंडिया, आयरलैंड, इजराइल, इटली। फिर J से जापान है, M से फिर मेक्सिको है, N से नीदरलैंड्स है, न्यूजीलैंड है, P से पोलैंड है, फिर R से रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, सेनेगल S से है, S से सबसे ज़्यादा है, सेनेगल, सर्बिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, तो 6 हैं। सर्बिया, सेनेगल, सिंगापुर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन। एंड T से टर्की, U से UK, US, जैसा कि हमेशा रहते हैं, यूरोपियन यूनियन। इंडिया अगर पूछे फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं, तो यस, इंडिया इज़ वेरी मच फाउंडिंग मेंबर ऑफ GPAI। एंड जून 2020 से ही इंडिया ने ज्वाइन किया हुआ था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। दिस इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। चाइना की अगर हम बात करें, बड़ा सवाल है कि भैया चाइना क्या इसका मेंबर है या नहीं है। तो अगर आप देखें इसका मेंबरशिप मैंने पढ़ा तो China is not a member. ब्राज़ील के बाद कनाडा एंड चेक रिपब्लिक। China is not a member of this GPAI and in 2024 में इंडिया will be the lead chair of the grouping। ये भी आप याद रखिएगा। and all these things are very much important। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको लिख लीजिए, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। युवा AI, what is this? let me show you that। तो यहाँ पे लिखा है युवाई, याद रखिएगा। इट इज़ यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI प्रोग्राम। यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI प्रोग्राम। ये जॉइंट प्रोग्राम है मीटी और इंटेल के बीच में। जॉइंट प्रोग्राम किसका है? मीटी प्लस इंटेल का है, विच हैज़ बीन फॉस्टरिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ AI, इक्विपिंग द स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8th to 12th। तो 8वीं से 12वीं तक के जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बनाया गया है युवाई, यानी युवा AI। एक तरीके से युवा AI याद रखिएगा, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। 74% इंडियंस कुड नॉट अफोर्ड हेल्दी डाइट इन 2021। दिस इज व्हाट अ रिपोर्ट हैज सेड नाउ। मोर देन 74% ऑफ इंडियंस कुड नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। फूड एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो UN की एक बॉडी है। रोम इटली में इसका जो है हेडक्वार्टर है। द हेडक्वार्टर इज इन रोम। एंड इन 2021 74% इंडियंस कुड नॉट अफोर्ड हेल्दी डाइट, ऐसा कहना है इस रिपोर्ट का। रीजन्स बीइंग फूड कॉस्ट वॉज वेरी मच राइजिंग एंड इनकम राइज नहीं कर रही थी। द फूड कॉस्ट वॉज राइजिंग, द इनकम वॉज नॉट राइजिंग। कोविड के बाद ऑब्वियसली लोगों के जॉब छूट गए थे, बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए थे एंड देयरफॉर दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड द हेल्दी डाइट। दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इज, रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2023। पर मैं ये बोलता हूँ कि भाई आप अपने फटे में क्यों टांग अड़ाते हो दूसरे के फटे में, आप अपना काम करो। फालतू रिपोर्ट इंडिया के बारे में निकाल करके सॉफ्ट पावर को कम करते हैं हमारी ये लोग, है ना। फाओ रिपोर्ट एक ग्लिम्स है ऑफ द प्रोग्रेस इन मीटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली।
ऑब्वियस सी बात है, जब आप SDG पढ़ेंगे 17 जो उसके टारगेट्स हैं उनमें से एक है कि हंगर को कम करना है, हंगर को हटाना है। और ये कैसे हटेगा? ऑब्वियस सी बात है, जब लोग अफोर्ड कर पाएंगे हेल्दी डाइट्स। एंड वही इनका कहना कि भैया हमारे इंडियन 74% नहीं कर पा रहे थे। एंड पैंडमिक के टाइम पे 5F क्राइसिस की बात कर रहा है रिपोर्ट ने। तो 5F क्राइसिस कौन कौन सी है? तो फूड की क्राइसिस थी, फीड की क्राइसिस थी, फ्यूल की क्राइसिस थी, फर्टिलाइजर की क्राइसिस थी एंड फाइनेंस की क्राइसिस थी। तो ये 5F क्राइसिस याद रखेगा, द फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, फाइनेंस एंड फीड, है ना। तो दीज आर द 5F क्राइसिस विच वर देयर स्पेशली इन द पैंडमिक टाइम। एंड इसके अलावा स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड मैल न्यूट्रिशन की बात भी की गई कि प्रेवलेंस रेट जो है स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड ओवरवेट अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज भी अगर आप देखें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। प्लस अनेमिक वुमेन की जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में। दिस इज़ व्हाट द रिपोर्ट सेज। एंड ये आंकड़े आप एक बार देख सकते हैं कि 16.6% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वाज अंडर नरिश्ड, इनका ये कहना है। 31.7% ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया अंडर द एज ऑफ 5 शोड स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटिंग के बारे में बोला। एंड वेस्टिंग के बारे में, यानी कि लो वेट फॉर हाइट की बात करें तो इंडिया रिकॉर्डेड द हाइएस्ट रेट इन द रीजन विच इज 18.7% चिल्ड्रन अंडर 5 विच वर फेसिंग दिस मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। इसके अलावा 53% ऑफ द वुमेन एज्ड बिटवीन 15 to 49 इन इंडिया, जो कि रिप्रोडक्टिव एज मानी जाती है, दे हैड एनीमिया विच वॉज द लार्जेस्ट प्रिवेलेंस रेट इन द रीजन। तो ये सारे डेटा आप याद रखेगा, आप इसको फैक्ट्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं इन द आंसर राइटिंग, या फिर अगर आपसे एडिटोरियल मतलब कभी मेंस आंसर राइटिंग इंटरव्यू पूछा तो आप बता सकते हैं। अमित शाह जी हैज़ इंट्रोड्यूस रीड्राफ्टेड क्रिमिनल बिल्स इन द लोकसभा। तो जो बिल्स हैं, देयर आर 3 बिल्स इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, भारतीय न्याय संहिता और ये सारी चीज़ आपको पता होगी। नाउ दे हैव बीन री इंट्रोड्यूस्ड इन द दे हैव बीन री इंट्रोड्यूस इन द न्यू फॉर्म। हालांकि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, इनको रेफर किया गया था। दे इनकॉर्पोरेट द चेंजेस विच आर रिकमेंडेड बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी। तो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इनको रेफर किया गया था एंड नाउ दे आर इनकॉर्पोरेटिंग द चेंजेस सजेस्टेड बाय दैट। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या कुछ चेंजेस इंपॉर्टेंट हैं या क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या चीज़ें जो आई हैं नई, उसमें है भारतीय न्याय संहिता बिल जो है, भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इट सीक्स टू रिप्लेस द इंडियन पीनल कोड। ये इंडियन पीनल कोड 1860 को रिप्लेस करेगा। एंड जो डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट है उसको काफ़ी एक्सपैंड कर दिया गया है। डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट में इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी ऐड किया गया है। एंड डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया और इन अ फॉरेन कंट्री यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर डिफेंस ऑफ इंडिया। मतलब किसी भी प्रॉपर्टी का डैमेज अगर होता है इंडिया में या फॉरेन कंट्री में विच इज़ यूज्ड फॉर द डिफेंस in India, so that will be there, and the bill has retained a death penalty as punishment for terrorist cases. इसके अलावा डैमेज टू द मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया बाय वे ऑफ प्रोडक्शन और स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफीट इंडियन पेपर करेंसी। तो काउंटरफीट करेंसी के रूप में अगर आप घुमा करके स्मगलिंग या इस तरह से चीज़ें करते हैं तो इट हैज़ ऑल्सो बीन एडेड एज अ टेररिस्ट ऑफेंस। इसको भी टेररिस्ट ऑफेंस के रूप में ऐड किया, मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारी चीज़ें। Then bill in its earlier form, which also introduced in Parliament on August 11, had for the first time defined terrorism in general law through specific legislations। मतलब कि पहली बार टेररिज्म जो था वो एक तरीके से डिफाइन किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ द न्यू बिल एड्स द कैविएट दैट एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी, मतलब एसपी से नीचे रैंक का नहीं होगा, एंड दैट शैल डिसाइड वेदर टू रजिस्टर द केस अंडर द संहिता अंडर द यूएपीए। तो यूएपीए के अंदर केस रजिस्टर करना है कि नहीं, इसका डिसीजन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का होगा। एंड इन केस ऑफ रेप, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग ऑफ any matter relating to court proceedings without permission has been made a punishable offense with imprisonment for 2 years। अगर आप रेप की या ऐसे केसेस में अगर आप प्रिंटिंग या पब्लिशिंग करते हो किसी ऐसे मैटर का जो कि परमिशन के बिना आपने किया है तो 2 साल तक की सजा इसमें भी है। एंड जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड। ठीक है, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा द बिल रिप्लेसेस मेंटल इलनेस विद अनसाउंड माइंड, जो टर्म है वो ये चेंज कर दिया गया है। देन कॉजिंग हार्म टू द मेंटल हेल्थ ऑफ अ वुमेन हैज बीन इंक्लूडेड एज अ क्राइम अंडर सेक्शन 85 ऑफ द बिल। इसमें कहा गया कि भैया क्रुएल्टी बाय हस्बैंड है अगर की जा रही है, फिर रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड की जा रही है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट डिफाइंड क्रुएलिटी अगेंस्ट अ वुमेन एज एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच अ नेचर एज टू लाइकली ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड और ग्रेव इंजरी और डेंजर टू लाइफ,
limb or health, whether mental or physical, of the women, or harassment of the women, where such harassment is with a view to coercing her or any other person related to her to meet any unlawful demand or for any property or valuable security, ये सारी चीज़ें जो हैं इंक्लूड की गई हैं. The minimum imprisonment of 7 years imprisonment for mob lynching now has been dropped and it has been replaced with the imprisonment for life. याद रखिएगा. And maximum penalty remains the death penalty. Then the bill defines a child as any person below the age of 18 years. Two other criminal codes are there: भारतीय साक्ष्य बिल 2023 and भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, and they seek to replace the Indian Evidence Act 1872 and Code of Criminal Procedure 1898 respectively, है ना. And इनको भी इंट्रोड्यूस किया गया है, and they will now be replaced with the भारतीय साक्ष्य सेकेंड बिल 2023 and भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकेंड संहिता बिल 2023. तो अब ये सेकेंड बिल है, इसलिए सारे का सेकेंड लगा दिया गया है. Rajya passes bills for appointment of CECs and EC. Now this is very important, very important. Rajya Sabha ने पास किया है Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment, condition of service and term of office bill, and this will now guide the appointment of the Chief Election Commissioner and the election commissioners in future. very important. अब आपको पता होगा इसमें एक रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें उन्होंने कहा था कि भैया ऐसे सिलेक्शन मत करो, कमेटी बनाओ, कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज को भी डालो, ये भी डालो और वो भी डालो. अब सबसे बड़ा चेंज जो किया गया है कि लॉ मिनिस्टर ने कहा कि 1991 में कोई एक्ट नहीं था जिसके द्वारा ये सीसी और ये सब सेलेक्ट होते हैं, तो उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली एक एक्ट के लिए कहा है, और एक्ट के लिए हम एक्ट तो पास कर ही रहे हैं. बट अब उन्होंने कहा क्या कि सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी में जो मेंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द मेंबर्स विल नॉट इंक्लूड द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इट विल बी हैविंग द प्राइम मिनिस्टर, अ मिनिस्टर एंड अ लीडर ऑफ अपोजिशन या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी. तो इनका जो अपोजिशन है उसका ये कहना है कि भाई आप तो एक तरीके से फिर वायलेट कर रहे हो, है ना, तो यू आर वायलेटिंग दिस. तो सबसे देखो यहाँ पे लिखा भी है. दूसरी चीज़ जो चेंज की जा रही है वो सैलरी के बारे में चेंज किया जा रहा है. उसको इन पार विद द सैलरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज रखा जा रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है. एंड प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा सीईसी एंड ईसी, बट इट विल बी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा, एंड लीडर ऑफ द पोजिशन और द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा, है ना. एंड दिस रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी वुड रिमेन वैलिड इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ फुल कमेटी. कमेटी नहीं है तो भी कमेटी का डिसीजन फाइनल होगा. एंड सर्च कमिटी हेडेड बाय द लॉ मिनिस्टर वुड प्रपोज द पैनल ऑफ नेम्स. तो इसमें जो सर्च कमेटी है उसमें लॉ मिनिस्टर हेड करेगा, वो नाम सजेस्ट करके किसको देगा, द नेम विल बी गिवन टू दिस सिलेक्शन कमेटी, और फिर प्रेसिडेंट को बताएंगे, तब प्रेसिडेंट फिर फाइनली ऑर्डर देगा. सैलरी कंडीशन ऑफ द सर्विस सीसीसी ये जो है अब ये किसके बराबर कर दी गई. नाउ दे विल बी इन एट पार विद द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है ना. दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. यूनियन गवर्नमेंट में जो अलग अलग मतलब क्या अपोजिशन, तो उसका ये कहना है कि एक तरीके से गलत कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि उनका मेंबर भी होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जज, बट वो इंक्लूड नहीं किया गया है. एंड द बिल हैज़ ड्रॉप्ड द नेम ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम द सिलेक्शन कमेटी. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कही की जा रही है ना. और लेट्स सी कि क्या इसका होता है, बट एज ऑफ नाउ दिस इज द थिंग. अंडरस्टैंडिंग द डिबेट अराउंड एनार्को कैपिटलिज्म. अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो टर्म है एनार्को कैपिटलिज्म. तो एनार्को कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है. तो बेसिकली इट्स अ पॉलिटिकल फिलॉसफी, ना कि एक इकोनॉमिक फिलॉसफी. रादर इट्स अ पॉलिटिकल फिलॉसफी विच कॉल्स फॉर द एबोलिशन ऑफ द स्टेट and for the provision of law and order to be controlled by private companies in a free market. अब देखो होता क्या है, जो नॉर्मल आपके ट्रेडिशनल कैपिटलिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई सारी चीज़ें प्राइवेट प्लेयर प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर, है ना, जो ट्रेडिशनल आपको मिलेंगे. तो वो बोलते हैं कि ये आपको ज़्यादातर चीज़ें प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड कर सकती हैं. हाँ, पुलिस और लॉ दो काम ऐसा है जो गवर्नमेंट को करे तो ज़्यादा बेटर है. बट यहाँ पे जो एनार्को कैपिटलिस्ट होते हैं या एनार्को कैपिटलिस्ट जो होंगे, ये फिलॉसफी जो है वो कहती है कि भाई हर चीज़ प्राइवेटाइज कर दो, इवन लॉ एंड ऑर्डर. मतलब कि पुलिस और जज दोनों आप प्राइवेट ला सकते हो. It has recently gained popularity with Javier Milei, who calls himself as a anarcho-capitalist, जिन्होंने अभी presidential race जीती for the Argentina. And ये term याद रखिएगा, anarcho-capitalism was coined by American libertarian economist Murray Rothbard. याद रखिएगा, Murray Rothbard was the person behind this
एनार्को कैपिटलिज्म टर्म, मर्रे रॉथबार्ड, तो ये टर्म याद रखेगा। एंड जेवियर मिली जो कि अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट रेस में ही इज़ विनिंग द रेस टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना, एंड इसमें जेवियर मिली ने इसको पॉपुलर किया है इस टर्म को, ठीक है ना। एंड ट्रेडिशनली जो मैंने आपको बताया, जो फ्री मार्केट्स हैं वो कहते हैं कि हर चीज़ प्राइवेट दे सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट फॉर पुलिस एंड कोर्ट्स जो कि पब्लिक का काम है। अब देखो इस फिलॉसफी में ऑब्वियसली बात है बहुत सारे क्रिटिक होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेयर्स का जो मेन एम है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, जिसके बेसिस पे लॉ एंड ऑर्डर, और अगर इसको तोलें, लॉ एंड ऑर्डर पुलिसिंग को तोले, तो फिर रिच को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और हर काम फिर पुअर ही करेगा, और जो सज़ा मिलेगी वही पुअर को मिलेगी, क्योंकि रिच तो पैसे देके बच जाएगा, प्रॉफिट में देगा। तो दिस इज द थिंग, दिस इज द क्रिटिक ऑफ एनार्को कैपिटलिज्म। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एडिटोरियल में आते हैं, पहला है वेलकम डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया स्टेटहुड के लिए डेडलाइन दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरा जजमेंट ही अच्छा है, और ये प्लस ये डायरेक्शन भी अच्छा है। दिस इज़ व्हाट दिस आर्टिकल सेज, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, आफ्टर दैट वॉयलेंस भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था, और मतलब कि इंटरनेट शट डाउन ये सब, तो वो एक आइडेंटिटी मिल जाएगी, फिर से स्टेटहुड मिलेगा, तो और ज़्यादा बेटर इंटीग्रेशन हो सकता है उसका फिर इंडिया के साथ और अच्छे से, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, अब जो दूरियां हैं वो दूर करनी है, अपने को दिलों से दूरियां दूर करनी है। बाकी इसमें कोई संदेह नहीं कि जम्मू कश्मीर इज़ वेरी मच इंटीग्रल पार्ट, एंड दैट इज़ अ थिंग विच द पीपल शुड फील ऑल्सो, एंड इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। दूसरा है जीन थेरेपी ऑफर्स न्यू होप फॉर दोज विद सिकल सेल डिसीज। तो अभी यहाँ पे यूके ड्रग रेगुलेटर ने रिसेंटली अप्रूव किया था कैस जेवी, याद रखेगा कैस जेवी। क्या है कैस जेवी? इट इज़ अ जीन थेरेपी टू ट्रीट पीपल अबव 12 विद सिकल सेल डिसीज एंड बीटा थैलेसेमिया। तो सिकल सेल डिसीज़ या फिर बीटा थैलेसेमिया दोनों ही ब्लड डिसऑर्डर हैं। अगर इस तरीके से सिकल सेल डिसीज़ या बीटा थैलेसेमिया किसी को होता है तो उसके लिए एक ट्रीटमेंट अप्रूव किया गया यूके में, जिसका नाम है कैस जेवी। इसके अलावा याद रखिएगा यूएस एफडीए ने भी अप्रूव कर दी है 2 जीन थेरेपीज़ को, एक तो कैस जेवी है, दूसरा है लिफजेनिया, याद रखिएगा लिफजेनिया। तो बोथ आर द थेरेपीज, जीन थेरेपीज हैं फॉर ट्रीटिंग सिकल सेल डिसीज, एंड दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड याद रखिएगा दीज लैंडमार्क डिसीजंस मार्क द बिगिनिंग ऑफ जीन थेरेपी यूजिंग CRISPR-Cas9 टूल टू ट्रीट द डिसीजेज दैट वुड अदरवाइज बी क्योर्ड ओनली थ्रू बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो ये सब डिसीजेस कुछ ऐसी डिसीज हैं जो केवल बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से ही ठीक हो सकती हैं, बट नाउ बिकॉज ऑफ दीज जीन थेरेपीज लाइक लिफजेनिया एंड कैसजेवी द ट्रीटमेंट इज पॉसिबल नाउ, है ना। जैसे लिफजेनिया जो है इट यूजेज अ डिसेबल्ड लेंटी वायरस एज अ वेक्टर, इसमें एक डिसेबल्ड लेंटी वायरस का यूज किया जाता है एज अ वेक्टर टू इंट्रोड्यूस इनटू द ब्लड स्टेम सेल्स, है ना, एंड विच इज द न्यू जीन फॉर हीमोग्लोबिन दैट मिमिक्स द हेल्दी वर्जन। एंड CasJV uses the gene editing tool of CRISPR-Cas9 to disable a particular gene जिसका नाम है BCL11A। तो याद रखिए कौन से जीन को डिसेबल करता है CasJV? BCL11A को। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। आगे मूव करते हैं। पेटेंट एक्सक्लूजन्स मद्रास हाई कोर्ट शोज द वे। तो यहाँ पे पेटेंट एक्सक्लूजन्स के रिगार्डिंग मद्रास हाई कोर्ट ने भी रिसेंटली एक जजमेंट दिया है, जिसमें एक जजमेंट है नोवोजाइम्स वर्सेस असिस्टेंट कंट्रोल ऑफ पेटेंट्स एंड डिज़ाइन। एक्चुअली सेक्शन 3 की बात चल रही है। एडिटोरियल में जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, सेक्शन 3 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सेक्शन 3E और सेक्शन 3I जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केस याद रखिएगा नोवोजाइम्स वर्सेस असिस्टेंट कंट्रोल ऑफ पेटेंट्स एंड डिज़ाइंस। एक बार मैं आपको सेक्शन 3 दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेटेंट्स एक्ट 1970 का चैप्टर 2 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 है व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस। पेटेंट्स एक्ट बहुत क्लियरली बोलता है कि कौन सी चीज़ इन्वेंशंस नहीं है, व्हाट थिंग्स आर नॉट इन्वेंशंस। तो इसमें सेक्शन 3 पूरा का पूरा यही बताएगा, ए से लेकर के फिर आगे तक। इसमें अभी जो ई वाला है वो हम आपको बताते हैं। ई देखो क्या है, अ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय
admixture resulting only in the aggregation of the properties of the components thereof or a process for producing such substance। मतलब कि अगर मान लो एक मिक्सचर बनाया गया था पहले XYZ का, अब मान लो आपने XYZ पहले 5 ग्राम यूज किया था तीनों, अब आपने क्या किया, क्वांटिटी बढ़ा करके 15 ग्राम 20 ग्राम और 25 ग्राम कर दिया। तो आपने क्या किया, केवल एग्रीगेशन का ही कंपोनेंटिंग, मतलब उसका केवल साइज चेंज किया, पोर्शन चेंज किया है। तो आपने कोई नई डिस्कवरी नहीं की है, बट उसका प्रोपोर्शन चेंज कर दिया है और उस कारण से आप उसको फिर पेटेंट गेन करने जाओगे, तो ये इन्वेंशन नहीं है। ठीक है। आई भी आप देखो, एक ऐसी प्रोसेस फॉर मेडिकल, सर्जिकल, क्यूरेटिव, प्रोफिलैक्टिक, डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक और अदर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनी प्रोसेस फॉर अ सिमिलर ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स टू रेंडर देम फ्री ऑफ डिसीज और टू इंक्रीज देयर इकोनॉमिक वैल्यू। मतलब कि आप कोई ऐसी चीज अगर करते हो जो कि मेडिसिनल, सर्जिकल, क्यूरेटिव, प्रोफिलैक्टिक, डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक टाइप की है, जो कि कोई प्रोसेस है विच इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स टू मेक देम डिसीज फ्री, या फिर उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो ऐसी चीज भी इनोवेशन नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा हमारे इंडिया में कंपलसरी लाइसेंसिंग का आपको पता ही है कि अगर मान लो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जानलेवा है और अगर आपको उसको ठीक करने के लिए इमरजेंसी लाइसेंस देना है, तो आप इमरजेंसी लाइसेंस दे सकते हैं। अब उसी के लिए यहाँ पे ऑथर ने बोला कि भैया काफ़ी अच्छे ये जजमेंट्स हैं जिसमें सेक्शन 3E और 3I क्लियर है। अब हमको बस चाहिए कि हमको ब्राइट लाइन रूल्स चाहिए। ब्राइट लाइन रूल्स मतलब क्लियर कट रूल्स चाहिए रिगार्डिंग ऑल दीज, ताकि इन्वेस्टर्स को पता रहे कि कौन सी चीज़ प्रोटेक्टेड है, कौन सी नहीं, प्लस जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आप मतलब स्ट्रिंजेंट एक्ट्स बनाते हो या फिर आप क्लियर कट एक्ट्स नहीं बनाते, रूल्स नहीं बनाते, तो उसका बहुत मिसयूज भी किया जा सकता है। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, जो कि इंपॉर्टेंट ऑथर ने यहाँ पे डिस्कस की है। अब हम चीज़ें कल के न्यूज़पेपर से डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टू दैट। सो लेट मी ओपन दैट। तो हमने फ्रंट पेज का जो सबसे बड़ा आर्टिकल था वो हमने डिस्कस कर लिया था। और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था कल। अगला जो आर्टिकल था वो था ड्राफ्ट क्लाइमेट डील फेल्स टू फेज आउट द फॉसिल फ्यूल। अब यहाँ पे आपको पता है COP28 चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? दुबई में चल रहा है, ठीक है ना, UAE में चल रहा है, दुबई में। एंड अब जो है यहाँ पे कंट्रीज जो है वो एग्री नहीं कर रही है फॉर यूजिंग दिस टर्म फेज आउट द फॉसिल फ्यूल्स। द फ्रेज फेज आउट हैज बीन एडिटेड नाउ। द लेटेस्ट ड्राफ्ट जो कि अभी बेसिकली मंडे को लाया गया, उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि अब फेज आउट टर्म नहीं है, द फेज आउट टर्म इज नॉट देयर। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि द लैंग्वेज इज स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज, कोल के अगेंस्ट लैंग्वेज यूज की गई है। रिकमेंडेशन इज देयर टू रैपिडली फेज डाउन द अनअबेटेड कोल। अब फेज आउट नहीं है, अब नाउ द टर्म इज फेज डाउन, ठीक है ना, द फेज डाउन द यूज ऑफ अनअबेटेड कोल। अब क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री है, मान लो इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, यही कंट्रीज जो एग्री नहीं करेंगे, दे आर मेजर कंज्यूमर्स ऑफ कोल पावर एज ऑफ नाउ। बट ऑब्वियस सी बात है, जो हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया ने इतना ज़्यादा एमिट नहीं किया है, देयरफॉर वी आर नॉट एग्रीइंग। एंड हमने 2070 अपनी टाइमलाइन रखी है फॉर बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल। हालांकि जो रिक्वेस्ट की जा रही कंट्रीज 2050 की जा रही है, कीपिंग इन पेस विद द साइंस एंड ऑल, दिस थिंग इज देयर। एंड द लेटेस्ट ग्लोबल स्टॉक टेक टेक्स्ट ऑन फॉसिल फ्यूल्स रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट रिग्रेशन फ्रॉम प्रीवियस वर्जन्स। पिछले वर्जन से ज़्यादा रिग्रेशन हुआ इस बार के ग्लोबल स्टॉक टेक में भी। इट हैज़ ड्रॉप्ड द एक्सप्लिसिट लैंग्वेज ऑन फेजिंग आउट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। ने भी फॉसिल फ्यूल्स का फेजिंग आउट नहीं बोला है, हालांकि रिडक्शन इन द कंजम्पशन प्रोडक्शन बाय 2050 कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज। आगे देखते हैं, मोहन यादव जो रहेंगे मध्य प्रदेश के रहेंगे, भजन लाल शर्मा रहेंगे आपके राजस्थान के CM। याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का CM कौन बना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, अच्छा है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, अंडरस्टैंडिंग वेब ब्राउजर्स, हाउ डू दे वर्क। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, याद रखिएगा। ब्राउजर इज एज एन एप्लीकेशन दैट पीपल यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस वाया द इंटरनेट। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्राउज़र बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि रन करता है आपके डिवाइस में, पर्पस बीइंग टू फेच इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट्स फ्रॉम द इंटरनेट
एंड शो इट ऑन द डिवाइस, ठीक है ना। एंड इट ऑल्सो डज द रिवर्स, यानी कि आपका इनपुट लेता है, जैसे आपने क्लिक किया तो आपके इनपुट को लेकर के उसको ट्रांसमिट करता है टू सम अदर मशीन अक्रॉस द इंटरनेट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। 1990 में इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्न्स ली जो थे उसने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। याद रखिएगा टिम बर्न्स ली, अगर आपसे कोई नाम पूछे किसने वर्ल्ड वाइड वेब स्टार्ट किया तो टिम बर्न्स ली, इसने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। एंड इट केम टू बी द फर्स्ट वेब ब्राउज़र जिसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला वेब ब्राउज़र भी आप बोल सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब था। एंड बेसिकली ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं, जैसे मोज़ैक ब्राउज़र है 1993 में लाया गया, यूएस नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस ने डेवलप किया था, है ना। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब यहाँ पे देखो काफ़ी डिटेल चीज़ें लिखी हैं, जैसे ब्राउज़र के अंदर क्या होता है। तो मोस्ट वेब ब्राउज़र्स हैव मल्टीपल कोर कंपोनेंट्स, काफ़ी कंपोजिट टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है ये ब्राउज़र्स की। बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मल्टीपल कोर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कंपोनेंट होता है। फर्स्ट इज द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कंपोनेंट, मतलब कि जब आप इंटर करते एक वेबसाइट एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ इट्स URL इनटू द ब्राउज़र एड्रेस, और व्हेन यू क्लिक लिंक, तो आप क्या करते हैं, यू सेट इन अ मोशन सीक्वेंस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, आप डिजिटल कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं। तो ब्राउज़र आपका क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास कि भैया जो व्यक्ति ने टाइप किया है वो ढूंढो और उसको ले आओ। तो सर्वर पे जब ये पहुंचता है तो रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड एंड प्रोसेस्ड, है ना। सर्वर रिसीव करता है, प्रोसेस करता है। इसके बाद जो सर्वर है इट फॉर्मुलेट्स द रिस्पॉन्स कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन और डेटा, फिर वो कस्टमाइज करता है रिस्पॉन्स को, है ना। एंड फिर वो डिजिटल ब्लूप्रिंट आपके पास सामने लाता है जो आपने रिक्वेस्ट किया। सेकंड जो है वो डीकंस्ट्रक्टिंग है, डीकंस्ट्रक्टिंग द रिस्पॉन्स। जो सर्वर से रिस्पॉन्स आया है तो वो सिंगुलर यूनिटी में नहीं आता है, एंटिटी नहीं के रूप में नहीं आता है, तो पूरा रिस्पॉन्स एक साथ डीकंस्ट्रक्ट किया जाता है, एमलगम रहता है, उसको फिर अलग अलग किया जाता है। एंड इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज रहती है, तो उसको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद जो है फाइनली है सिक्योरिटी, यानी कि वेब ब्राउज़र्स आर सेंटिनल्स ऑफ द गार्ड ऑल्सो, विच गार्ड आर डिजिटल डेटा एंड ऑल। तो डिजिटल सेंचुरी को गार्ड करने के लिए भी है बहुत सारे मेजर्स हैं जो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लगाते हैं इंटरनेट में, है ना। क्लिक नहीं करते, फिशिंग से बचने की कोशिश करते हैं, गेस करते रहते हैं, सारी चीज़ें हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ब्राउज़र में तीसरा पार्ट था रेंडरिंग, जहाँ पे फाइनली फिर वो जो डेसिफर होता है कि जो रिस्पॉन्स आया सर्वर से उसको रेंडर किया जाए, वो क्या बोल रहा है वो चीज़ देखी जाए, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। What are FSBs concerned about crypto asset intermediaries? Crypto asset intermediaries के रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है उसने भी रिसेंटली रिपोर्ट निकाली है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने, और कहा है कि क्रिप्टो असेट इंटरमीडियरीज जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की लग रहे हैं। अब ये इंटरमीडियरीज होते क्या हैं, तो बेसिकली जैसे MCIs कहलाते हैं, मल्टी फंक्शन क्रिप्टो एसेट इंटरमीडियरीज कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं, बेसिकली दे आर इंडिविजुअल्स, फर्म्स और ग्रुप्स of affiliated firms that have or offer a range of crypto based services। बहुत सारी क्रिप्टो बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये, बहुत सारे क्रिप्टो बेस्ड प्रोडक्ट्स और फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं ये। एंड दे प्राइमरीली रिवॉल्व अराउंड ऑपरेटिंग ऑफ द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। ऑपरेशन ऑफ द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अराउंड ये इनको जो भी ट्रेड होता है इनमें उसके पैसा उसको उनको मिलता है, जैसे बिनांस हो गया, बिटफिनेक्स हो गया, कॉइनबेस हो गया। तो ये सारे बेसिकली वही हैं, क्रिप्टो एसेट इंटरमीडियरीज ही हैं। इनका रेवेन्यू वही है, जैसे आप ट्रांजैक्शन फीस आप भरते हो ना, वो इनको जाती है, ठीक है। तो इनका रिपोर्ट का ये कहना था कि जो MCIs हैं दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, दे आर वेरी मच ओपेक अबाउट देयर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, दे आर प्राइवेटली हेल्ड, इवन इफ दे डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन द रिपोर्ट ऑब्जर्व इट इज टिपिकली फॉर अ स्मॉल पार्ट ऑफ देयर बिजनेस स्पेसिफिक टू द jurisdiction. Much of the available information, court filings and regulatory actions are not in the public disclosure. The watchdog observed that MCI has failed to create a meaningful separation between potentially conflicting business lines and provide a clear account of the transactions and activities of the audit practice among the other things। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे MCIs फेल कर रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं ऑथर के द्वारा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
हार्वेस्ट द उड़ीसा स्टोरी टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड लीडर्स अभी COP28 के अंदर डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को। उसमें एक डिस्कशन SDGs के बारे में भी हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारे हंगर को ख़त्म करना है, SDG का मेल न्यूट्रिशन ख़त्म करना है। अभी रिपोर्ट का डेटा मैंने आपको बताया ही। यहाँ पर जो ऑथर ने है उड़ीसा का ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी के बारे में बताया है। उड़ीसा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो केस स्टडी दी गई है वो एक बहुत छोटे से गांव की स्टडी दी गई है जिसका नाम है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। लैंड ऑफ हंगर से ये कन्वर्ट हुआ है इनटू उड़ीसाज राइस बाउल। लैंड ऑफ हंगर से कन्वर्ट हुआ है उड़ीसाज राइस बाउल कालाहांडी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक स्टोरी है जो कि मेंशन की गई, जिसमें किस तरीके से उड़ीसा गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें कवर की, जैसे कि एग्रीकल्चर, कोस्टल जोन प्रोटेक्शन, एनर्जी, फिशरीज, एनिमल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, हेल्थ, इंडस्ट्रीज, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, अर्बन एंड वाटर रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें उन्होंने टैकल की। और उसके बाद जाकर के हमको एक क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स डेवलप किए, हमको क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप्स बना करके दिए जो कि वेदर को स्टडी करने के लिए थे, असेसमेंट करने के लिए थे। ऑल दिस थिंग्स वर देयर अंडर द उड़ीसा मॉडल एंड ऑल, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी बनाई गई और उसको भी काम सौंपा गया कि भैया आप भी देखते रहो इसको, रीजन को हमको राइस बाउल में कन्वर्ट करना है। और वो चीज़ हुई भी फाइनली उड़ीसा के लिए। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। लास्ट पार्ट इज सोशल प्रोटेक्शन यानी कि कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट जब होगा एग्रीकल्चर का तो लोगों का लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है आप खुद भी पढ़ोगे और बच्चों को भी पढ़ाओगे। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। सोशल प्रोटेक्शन भी उड़ीसा में बढ़ी। ऑल दीज थिंग्स वर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।